वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो एक सिस्टमैटिक प्लान होता है जिसके थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। रिसर्चेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसका जो एम होता है वो एक कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। उसके अंदर कंटेक्स्ट भी आते हैं और सर्कमस्टांसेस, और हम हर चीज़ की उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन लेते हैं। क्वालिटेटिव की एक एग्जांपल जैसे कि केस स्टडी है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वांटिटी पर बेस्ड करती है, तो इसके अंदर हम डेटा ज़्यादा लेते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो एक्सपेरिमेंटल और सर्वे रिसर्च है। रिसर्च मेथडोलॉजी की टाइप्स जो हैं उनमें आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी एंड टेस्ट मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का नाम सुन के पहली सोच यही आती है कि जो लैब में किए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो हैं वो हम लैब में भी कर सकते हैं और लैब के बाहर भी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक एक्सपेरिमेंट लें और हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट थेरेप्यूटिक मेथड्स सेपरेट ग्रुप्स पे, मगर इनमें एक चीज़ सिमिलर होगी और वो ये होगी कि इंडिविजुअल्स जो हैं सारे ग्रुप्स के वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। तो इसमें हमें लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें लैब की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो मैटर ऑफ लॉजिक है, लोकेशन नहीं है। मगर फिर भी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में ही किए जाते हैं अगर कंट्रोल कंडीशन में कराने हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के लिए कंट्रोल कंडीशन अगर चाहिए तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेसिफिक फैसिलिटीज़, कंप्यूटर्स और बाकी ज़रूरियात का सामान चाहिए होता है। लैब की एक ख़ास बात यह है कि लैब में एक्सपेरिमेंटर जो है वो कंडीशंस को कंट्रोल कर सकता है और अपने हिसाब से उन्हें रख सकता है ताकि वो डिस्कवर कर सके वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है। वेरिएबल्स क्या होता है? तो वो चीज़ जिसकी सेम वैल्यू ना हो, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूँ जिसके अंदर मैं रिलेशनशिप जानना चाह रही हूँ लर्निंग एबिलिटी का एज के साथ, तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो एज के साथ बढ़ती है। तो हम इस तरह ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, क्योंकि अगर एज बढ़ रही है तो लर्निंग एबिलिटी बढ़ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और इनका रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटल मेथड की खासियत ये है जो कि उसे बाकियों से मुख्तलिफ करती है, वो ये है कि इसमें एक्सपेरिमेंटर के वेरिएबल्स जो वो स्टडी करना चाह रहा है उसे उन पे पूरा कंट्रोल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेरिमेंटर ये जानना चाह रहा है कि क्या लर्निंग एबिलिटी, याद करने की सलाहियत जो है वो डिपेंड करती है हमारे अमाउंट ऑफ स्लीप पे जो एक इंसान लेता है, तो एक्सपेरिमेंटर उस अमाउंट ऑफ स्लीप को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि वो अपने सब्जेक्ट्स के ग्रुप को अपने लैब में ही रात गुजरवाने को कहे। जैसे कि अगर 3 ग्रुप्स हैं सब्जेक्ट के जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया है, तो वो 2 ग्रुप्स को सोने के लिए इजाज़त दे दे, एक को 11 बजे रात के और एक को 1 AM पर, और तीसरे को 4 बजे तक सुबह के उठाए रखे और फिर सुला दे, और सब सब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पे उठाए और फिर सब सब्जेक्ट्स को एक ही लर्निंग टास्क दिया जाए। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटर ये जान सकेगा कि क्या वो सब्जेक्ट्स जिनने ज़्यादा नींद ली है उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है लर्निंग टास्क में, बजाय उनके जिन्होंने कम नींद ली है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आपको कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आप स्टेब्लिश कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम क्या अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो अफेक्ट कर रही है लर्निंग एबिलिटी को, तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि अफेक्ट कर रही है, तो यानी कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। कॉज क्या बन रही है? अमाउंट ऑफ स्लीप, और अफेक्ट क्या कर रही है वो? लर्निंग एबिलिटी को। तो ये कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशनशिप आ रहा है। दूसरा, ये बहुत प्रिसाइज कंट्रोल देता है आपको वेरिएबल्स पे। आप जितना वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो लेबॉर्ट्री में आप
आराम से चेंज कर सकते हो, और जितना आप चाहते हो कि कोई चीज़, स्पेसिफिक चीज़ पे आपका जितना कंट्रोल हो, आप आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हो। इससे ये होता है, आपकी अगर प्रिसाइज कंट्रोल है तो फिर आपकी प्रिसाइज रीडिंग्स और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और तीसरा ये कि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको रेप्लिकेट किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ इतने प्रिसाइज तरीके से होती है, इतने अच्छे तरीके से होती है कि आप उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि बहुत महंगा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज टाइम। और दूसरा ये है कि सारे जो साइकोलॉजिकल फिनोमेनास हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से या एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही स्टडी नहीं किए जा सकते। तीसरा ये कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हमेशा एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपकी रिजल्ट को। दूसरा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी में हो रहे होते हैं तो वो रियल वर्ल्ड से रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस जो होती हैं वो लैब में की जाती हैं तो कभी कभार वो रियल वर्ल्ड से आप उनको रिलेट नहीं कर पाते। हो सकता है आपका बिहेवियर जो बाहर हो वैसा लैब में ना हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, वेयर एज बाहर जो है आप डिफरेंट तरह के हो सकते हो। तो यानी आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं रियल वर्ल्ड को उस एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में। नेक्स्ट, कि आप जब ग्रुप्स बना रहे होते हो तो आप रेंडमली असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनएथिकल या इम्पॉसिबल हो सकता है कि आप रेंडमली असाइन करो ग्रुप्स में लोगों को। व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल मेथड? ऑब्जर्वेशनल वर्ड से ही आपको पता लगता है दैट इट हैज टू डू समथिंग विद ऑब्जर्वेशन। इस मेथड में आप ऑब्जर्व करते हो पार्टिसिपेंट को और उनके बिहेवियर को नेचुरल सेटिंग में और उनकी नेचुरल सराउंडिंग में। इसमें ऑब्जर्वर हर वो चीज़ रिकॉर्ड करता है जो वो देखता है, और हर छोटी सी छोटी चीज़ वो रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे हम बच्चों का नेचुरल बिहेवियर देखना चाहते हैं स्कूल में, कि वो टीचर्स के साथ कैसे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कुछ बच्चे डोमिनेंट हैं खेलने में या नहीं हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, शाय हैं, तो हम ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू हम इसको पता करेंगे। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है वो दो तरीकों का होता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट में एक बच्चे को देखो विदाउट एनी मैनिपुलेशन, और आप खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल है और उसमें स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं तो आप एक साइड पे या एक ऐसे स्क्रीन के थ्रू आप बच्चों को ऑब्जर्व करो जिसमें बच्चे आपको नहीं देख सकते मगर आप बच्चों को देख सकते हो। दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप खुद एक टीचर के साथ और बच्चों के साथ एक मेंबर बन के उधर बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ बातें करें। तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड का दूसरा टाइप है। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला ये है कि आप आराम से एक्सेस कर सकते हो लार्ज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को। दूसरा है कि आपको वैल्यूएबल बिहेवियर और नेचुरल बिहेवियर मिलता है इंसान का, लोगों का, कि वो नेचुरल सेटिंग में किस तरह बिहेव कर रहे हैं, और बहुत ऑथेंटिक आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है। और हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं जब दूसरे मेथड्स जो हैं वो अनएथिकल हो रहे हों। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लो कॉस्ट्स होती हैं, आपको डेटा कलेक्शन अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो या जिस तरह आप बेहतर चाहो आप उसको कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको ऑडिटरी या विजुअल क्यूज का लैक हो सकता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला ये है कि अगर ऑब्जर्वर की जो प्रेजेंस है उस सेटिंग में, वो हो सकता है इन्फ्लुएंस कर रहा हो बिहेवियर उनका जिनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन मेथड में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तीसरा, और इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं बिहेवियर को, तो हम ये कंक्लूजन जो है कॉज एंड इफेक्ट का नहीं ड्रॉ कर सकते
थ्रू ऑब्जर्वेशनल मैथड्स। ये सर्वे मैथड क्या होता है? वो टॉपिक्स जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से स्टडी नहीं कर सकते या किसी और मैथड के थ्रू हम स्टडी नहीं कर सकते, उनको हम क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज के थ्रू स्टडी करते हैं। सर्विस में हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि रिलीजियस इश्यूज या रिलीजन से रिलेटेड सियासी राय या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जैसे कि अगर हम एक शैम्पू बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके बारे में पूछेंगे कि जो लोग कंज्यूम करते हैं शैम्पू, उनको किस तरह का शैम्पू चाहिए और वो शैम्पू में क्या चीज़ें चाहते हैं कि वो उनके बाल कैसे करे, उनके बाल सिल्की करे, हेल्दी करे, इमेच्योर ब्रेन जो है वो रोके। यानी लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं कि एक शैम्पू क्या क्या काम कर रहा है और क्या क्या उस शैम्पू को काम करने चाहिए। और फिर उसके थ्रू हम एक वैसा शैम्पू बनाते हैं जो कि लोग ज़्यादा खरीदें और जिसके कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा बने। तो इसको कंज्यूमर प्रेफरेंस इंटरव्यूज कहा जाता है और ये यूजली हर प्रोडक्ट बनाने से पहले किए जाते हैं ये सर्विस, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से और प्रोडक्ट बनाने से पहले। अगर हम एक शैम्पू बनाना चाह रहे हैं तो हम उसकी डिमांड पूछेंगे कि लोग क्या चाहते हैं शैम्पू से। एक अच्छे सर्वे के लिए प्री टेस्टेड क्वेश्चनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और ट्रेंड इंटरव्यूज लिए जाते हैं और सैंपल लिया जाता है उन लोगों का जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम स्टडी को उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकें और अप्रोप्रिएट मेथड्स डेटा एनालिसिस के लिए यूज हो ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। सर्वे मेथड के एडवांटेज की बात करें तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, मगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा या बायस है तो वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते उसके रिजल्ट्स। और दूसरा ये है कि जो रिस्पॉन्सेज आते हैं सर्विस में वो हो सकता है इनएक्यूरेट हो या अनट्रू हो। टेस्ट मेथड क्या है? टेस्ट मेथड जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है हर तरह के इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एबिलिटीज़ और अकम्पलिशमेंट्स वगैरह को जानने के लिए और उनको असेस करने के लिए। टेस्ट मेथड की खासियत ये है कि ये बड़ी तादाद में लोगों से डेटा एक ही वक्त में देता है, इन लोगों से जो मिनिमल डिस्टर्बेंस के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हों और इनके लिए लैब की ज़रूरत नहीं होती। टेस्ट के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट टेस्ट स्कोर्स से डिफरेंट वेरिएशन है लोगों में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में जिनका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि उनका इंटेलिजेंस ज़्यादा है, और जिनका लो इंटेलिजेंस कोशेंट आता है, लो IQ आता है, उसका मतलब ये है कि इनका इंटेलिजेंस कम है। टेस्ट बनाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसमें आप पहले आइटम्स बनाते हो, टॉपिक के हिसाब से आप इस टेस्ट से क्या जानना चाह रहे हो, फिर इसकी स्कोरिंग और फिर नॉर्म स्टैब्लिश करने होते हैं। अगर जैसे एक एवरेज IQ स्कोर जो है वो 85 से 115 है, तो बिलो एवरेज 71 से 84 का है और अबव एवरेज 116 से 144 का होगा। तो टेस्ट स्कोर्स की बिना पे हम ये बताएंगे कि इंडिविजुअल जो है उसका इंटेलिजेंस क्या है। अगर वो 85 से 115 के बीच में आ रहा है तो यानी एवरेज IQ स्कोर है, तो एवरेज इंटेलिजेंस है, एवरेज IQ है। 71 और 84 के बीच में आ रहा है तो यानी बिलो एवरेज है, और अगर 116 से 144 के बीच में आ रहा है तो यानी अबव एवरेज है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं, इमोशनल स्टेट्स क्या हैं, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज़ के बारे में आप जान सकते हो और उनको असेस कर सकते हो। वेयरएज डिसएडवांटेज ये है कि एक अच्छा वैलिड और रिलायबल टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।